Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. एक किताब आई हुई है मार्केट में, पब्लिश्ड नहीं है लेकिन पार्लियामेंट तक पहुंच गई है। एक किताब जो मार्केट में पब्लिश्ड नहीं है लेकिन पार्लियामेंट तक पहुंच गई है। छोटी किताब तो होगी नहीं, बड़ी किताब है। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। यह आर्टिकल मैं आपके लिए बना रहा हूं, छोटा आर्टिकल है। मेरी तबीयत भी उतनी ज्यादा आज सही नहीं है, बट यह न्यूज काफी टाइम से ट्रेंडिंग में है। मैंने समझा था यह मुद्दा दब जाएगा, लेकिन बहुत से भारतीय हैं जिनको कुछ इस बारे में पता नहीं होगा, उनके लिए यह आर्टिकल मैं लेकर आया हूं। आप आर्टिकल को ध्यान से देखना, मैं आपको इस आर्टिकल को समझा देता हूं कि यह बुक का मसला चल क्या रहा है, इसके पीछे की हकीकत क्या है। इस पर एक व्यक्ति बने हुए हैं, इनका नाम है जनरल मुकुंद नरवाणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। इन्होंने यह किताब लिखी है। दरअसल मैं आपको सबसे पहले, तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि किसी भी किताब को अगर कोई बड़े पद का व्यक्ति लिख रहा है, जैसे वो जनरल हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, इस टाइप की किताबें लिखी जाती हैं, तो गवर्नमेंट का एक रूल है, एक प्रोटोकॉल है कि उनके रिटायरमेंट के 5 साल तक आप किताब नहीं लिख सकते। अगर लिख रहे हैं तो वो पब्लिश नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव पोजीशंस पर बैठे होते हैं। अगर ऐसी चीजें वो बाहर करेंगे तो हो सकता है देशों के साथ मतभेद हो जाए, कुछ हो जाए। पहली बात तो इसका उल्लंघन है। अभी इनके रिटायरमेंट को 5 साल हुए नहीं है, ये भारत में भारतीय सेना के जनरल रह चुके हैं। मैं आपको आर्टिकल में यह दिखाना चाहता हूं कि इनकी एक इच्छा थी, और उनकी इच्छा यह थी कि मुझे सीडीएस बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीडीएस बने अनिल चौहान साहब। अब बिपिन रावत जब ये किताब लिख रहे हैं, उस समय बिपिन रावत साहब का टाइम है। बिपिन रावत साहब की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उस समय सीडीएस का पद खाली था। कोई भी व्यक्ति उस समय सीडीएस नहीं था। नरवाणे साहब पर एक क्वेश्चन उठता है कि आप कम से कम 10 लाख की आर्मी के ऊपर आपकी पोस्ट है। सबसे पहले तो आप इनकॉम्पिटेंट हो गए, यानी आप में कॉम्पिटेटिवनेस नहीं रही। यह प्रश्न आपके ऊपर उठ जाता है कि जनरल की पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी से आदेश लेने की जरूरत है। अगर बिपिन रावत साहब इस जगह पर होते तो उस समय चीन के वो जो आपने लिखा है किताब में, उसको मिट्टी में मिला चुके होते और बाद में इंफॉर्मेशन देते कि ये आ रहे थे, मैंने खत्म कर दिया है, अब आगे बताइए क्या करना है, इसको जारी रखूं या आप बात करने जा रहे हैं। यह जनरल का एटीट्यूड होना चाहिए। यह एक सीडीएस का या जनरल का या लेफ्टिनेंट जनरल का एटीट्यूड होना चाहिए। इफ यू आर डैम सर्विंग इन इंडियन आर्मी। यह पहली बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरी बात, यह कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया। 10 लाख की आर्मी के ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति, जिसके नीचे 10 लाख की फोर्स है, और वो अगर एक इशारा करेगा तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवल कमांड्स तैयार हैं। वो आदमी अपने आप को अकेला कहता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनसे इसको अपॉइंटमेंट में जो है चूक हुई है भारत सरकार से, कि जो व्यक्ति जनरल की पोजीशन के लायक नहीं था उसको जनरल बनाया गया। एक और आपको रहस्यनीय बात बताऊं, इस किताब पर पिछले कई दिन से बात हो रही है, लेकिन यह व्यक्ति जिसने यह किताब लिखी है उसका एक सिंगल बयान नहीं आया है। उसने बिल्कुल यह नहीं कहा है कि मैंने कोई किताब लिखी है, वो पब्लिश नहीं हुई है, आप उसको लेकर पार्लियामेंट में ऐसे कैसे घेर सकते हो, नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि ये एक मंशा के तहत निकाली गई है, और कोर्ट केस होना चाहिए, इस पर मुकदमा होना चाहिए उस पब्लिशर पर भी जिसने इसकी कॉपी मुहैया करा दी बिना पब्लिश हुए, क्योंकि 5 साल से पहले यह पब्लिश हो गई। यह पहला आर्ग्यूमेंट है मेरा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने आर्ग्यूमेंट रूल के प्रोटोकॉल के हिसाब से दिया है या ऐसे ही दे दिया है। मैं कभी भी ऐसे ही ऑर्डिनरी आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा, ठीक है। यह आपको इस किताब के बारे में मैं बता रहा हूं। अब आपको इसकी कहानी के बारे में बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि चीनी टैंक भारतीय सेना की तरफ आ रहे थे, जहां पर भारतीय पोस्ट थी उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। इनके लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फोन किया कि सर चीनी टैंक आ रहे हैं, क्या करें। इन्होंने कहा मैं फोन करके पूछता हूं। तुम जनरल हो? फोन करके? अच्छा चलो। इन्होंने फोन करके पूछा भी, हालांकि इनको पूछना नहीं था, इन्होंने फोन करके पूछा। और भारतीय राजनीति का या सेना का या किसी भी बड़े तबके का एक प्रोटोकॉल होता है कि वे आपस में विचार विमर्श करते हैं, और विचार विमर्श में 1-1.5 घंटा लगता है। उस प्रोटोकॉल के बाद इन्होंने विचार विमर्श किया, बात प्रधानमंत्री के पास पहुंची, बात रक्षा मंत्री के पास पहुंची, और वहां से एक जवाब आता है कि जो तुमको ठीक लगे वो करो। यह जवाब कैसा? इसका मतलब क्या है कि तुमको खुली छूट दे रखी है। इफ यू वांट टू किल देम, किल देम, जो रेस्ट होगा उसको हम देख लेंगे। अगर इस परिस्थिति में भी आप कहते हैं कि हमको अकेला छोड़ दिया गया, मैं एकदम घबरा गया, तो आप तो इस पोस्ट के लायक ही नहीं थे। पहला आर्ग्यूमेंट समझ गए। तो दोस्तों, अब ऐसी परिस्थिति में अगर जनरल डिसीजन नहीं ले पाता है तो भारतीय सेना को चाहिए कि बहुत सोच समझकर जनरल नियुक्त करे।
जनरल बिपिन रावत जैसा होना चाहिए कि जो पहले ठोक देगा और उसके बाद कहेगा कि मैंने इनको ठोक दिया है क्योंकि ये घुस रहे थे, अब आप देख लीजिए। आपका एटीट्यूड आर्मी मैन का होना चाहिए यार। देश की सेना रक्षा में खड़ी है बाउंड्रीज पर, अगर आप यहां परमिशन लेने आएंगे, जबकि राजनीति का हर नेता अब मंच पर खड़े होकर कह चुका है कि भारतीय सेना को खुली छूट है। अगर उसको कोई भी ऐसी चीज लगती है वो तुरंत उस पर एक्शन ले, बाकी हम देख लेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना अगर मेरे आर्गुमेंट में कोई मिस्टेक हो तो। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ था कि वे टैंक आ रहे थे और वे आते गए और हमने कोई निर्णय नहीं लिया, हमसे कह दिया गया जो ठीक लगे करो। यही तो फ्री हैंड है ये, कि जो ठीक लगे करो, बाद में देख लेंगे। ये इस किताब की बात थी जो मैं आपको बता रहा हूं। इस पर मुकदमा होगा, उस पब्लिशर पर भी और इन पर भी होना चाहिए कि अनडॉक्यूमेंटेड अनपब्लिश्ड बुक को आप पार्लियामेंट में लाकर इतना रोष पैदा नहीं कर सकते। इस कहानी में आगे बहुत ट्विस्ट है, देखते रहना, आपको समझ में आएगा आर्टिकल कनेक्ट कैसे होता है। अब मैं आ रहा हूं राहुल गांधी साहब पर। इन्होंने इसको दिखाया। एक रवनीत बिट्टू करके सांसद हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, मंत्री हैं। उनको दोस्तों राहुल गांधी साहब ने ऐसे हाथ मिलाने के लिए बुलाया और कहा मेरे गद्दार दोस्त हाथ तो मिलाओ, यानी सरदार को गद्दार कह दिया। दोस्तों, इस पर पूरी सरदार कम्युनिटी नाराज है और बड़े बड़े जितने भी सिख लीडर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसमें कहा है कि सरदार कभी गद्दार नहीं होता, वो कभी भीख नहीं मांगता, 24 घंटे लंगर चलते हैं, आप कभी भी चले जाइए, उनकी प्रवृत्ति में ही दान करना है, बांटना है। और उनको गद्दार कह के, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार इन्होंने ऐसा किया, नहीं, ये कांग्रेस के ये डीएनए में है दूसरों की बेइज्जती करना। मैं आपको कहानी बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना, आप इतिहास के बहुत शौकीन है ना। मैं आज आपको यह इतिहास ही खोल दूंगा कि इन्होंने पहली बार यह बेइज्जती नहीं करी है। प्रधानमंत्री पर हमले की सूचना है। मैं इस वीडियो में या तो कोशिश करूंगा एडिट करके लगाने की, वो बयान जो ओम बिरला साहब ने दिया है, या आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, वहां बिरला साहब कह रहे हैं कि मेरे पास पुख्ता खबर थी कि आज प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति के धन्यवाद संबोधन में आते हैं तो उन पर हमला होगा और शारीरिक हमला होगा, फिजिकल अटैक होगा, और इसके सबूत भी मिलते हैं। मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा। देखिए, एक बार दिखा देता हूं आपको, वो सबूत दिखा देता हूं आपको जिस हमले के सबूत हैं। ये देखिए, यहां संसद में प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास कुछ लोग आ जाते हैं और खासकर महिलाएं, और फिजिकल अटैक के लिए आते हैं। यह भारत के लिए शर्मनाक बात है कि भारत के संसद में भारत का सबसे बड़े पद पर बैठा प्रधानमंत्री, उस पर कोई फिजिकल अटैक कर दे। यह क्या संदेश जाएगा? व्हाट विल बी द मैसेज कन्वेड टू द वर्ल्ड? क्या संदेश जाएगा पूरे विश्व को कि यह भारत में भारत का प्रधानमंत्री भारत की संसद में सुरक्षित नहीं है, यहां इन्वेस्टमेंट करने से क्या फायदा होगा? हर तरफ से भारत को बढ़ने से रोकने के इरादे हैं। कैसे जनता सपोर्ट करे, समझ गए आप? अब जो प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के धन्यवाद संबोधन में, वहां वो पूरे काले चिट्ठे खोलते हैं, अपनी वो देश की परिस्थिति को बताते हैं और इनके धागे खुल जाते हैं उसमें। तो वो संबोधन रोकना था। इसका वेट करते हैं सारे जितने भी लोग हैं पूरे देश में, इस संबोधन का वेट करते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे लेखा जोखा देंगे, लेकिन उसको होने नहीं देना है, बॉयकॉट कर देना है, फिजिकल अटैक करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं, इंदिरा गांधी ने एक भाषण दिया है। बेइज्जती के बारे में भी बताऊंगा। रवनीत सिंह बिट्टू की पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी सिख की बेइज्जती हुई है। बेइज्जती के चलते ही दोस्तों इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। बेइज्जती के चलते ही पीवी नरसिम्हा राव का वहां से हटाया गया था। बेइज्जती के चलते ही अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में भड़के थे सोनिया गांधी जी के ऊपर। बेइज्जती के चलते ही जो लाल कृष्ण आडवाणी है उन्होंने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई थी, और आज फिर से एक भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रही है। लोग क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि हम शहंशाह हैं, हमारे यहां पर सारे हमारे ही लोग प्रधानमंत्री रहे हैं तो हम शहंशाह हैं। यह गलत सोच है। भारत के संविधान, भारत की लोकतांत्रिक सोच नहीं है ये। भारत किसी के परिवार की जागीर नहीं है। देखिए, इंदिरा गांधी की पोती क्या कहती है दोस्तों, प्रियंका गांधी। इंदिरा गांधी जी कभी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटी। उन्होंने कमरे में दुबक कर यह नहीं कहा मैं निर्णय नहीं लूंगी, वे आगे आई, निर्णय लिया और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। यह इनका कथन है। जवाब दे देना चाहता हूं, राहुल गांधी साहब ने भी रवनीत बिट्टू को गद्दार दोस्त कहकर पुकारा है। आपको हल्की सी कहानी से रूबरू करा देता हूं, समझ में आ जाएगी क्लियरिटी कि क्या है गद्दारी और क्या है वफादारी। आ जाइए यहां पर, यही लेडी है ना, इसी ने किया ना पाकिस्तान के 2 टुकड़े। ये लेडी दोस्तों गद्दारी उन्होंने किस बात पर कही है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, गद्दारी के नाम पर आपको बता देता हूं, बात 1969 की है। कांग्रेस हुआ करती थी और कांग्रेस को इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम था। जब से यह चली आ रही थी 1885 से, A.O. ह्यूम्स ने इसकी स्थापना करी थी और तब से
जब आई जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और इस लेडी ने कांग्रेस को तोड़ दिया, यानी कांग्रेस में ही बगावत कर दी कि मैं ये वाली कांग्रेस में नहीं रहूंगी, मैं नई कांग्रेस बनाऊंगी। और इन्होंने कांग्रेस बनाई INCR, और जो दूसरी कांग्रेस थी वो थी INCO, ऑर्गेनाइजेशन और रेपुटेशन। कांग्रेस में गद्दारी इनके डीएनए में थी। इन्होंने तोड़ा इसको, और तोड़ने के बाद इन्होंने दोस्तों बीबी गिरी पर हाथ रखा राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति वो बनेगा जिस पर मैं हाथ रखूंगी। इनकी वफादारी सुना रहा हूं। इन्होंने कहा नीलम संजीव रेड्डी जी को बनना चाहिए, लेकिन सारे इंस्टीट्यूशन उस समय गिरफ्त में थे। एक ही चीज सारे इंस्टीट्यूशंस को चलाती थी। इलेक्शन कमीशन ने 1971 में बोल दिया कि यह वाली जो कांग्रेस है वही मेन कांग्रेस है, यह खत्म हो गई। जिसमें पुराने पुराने लीडर थे, 1885 से सेवा देते आ रहे थे, वो कांग्रेस खत्म कर दी गई। और बाद में 1978 में, आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, 1978 में जब लगा कि सब कुछ मेरे हाथ में है, तो दोबारा से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ही बन गई, वही पुरानी। तो हमको ये ना बताइए कि जोड़ घटाव क्या होता है। तुम सरदारों को गद्दार कहते हो, ये देख लीजिए कांग्रेस को छोड़ने वाले गद्दार कौन है असली। दोस्तों, देश में इमरजेंसी लगती है तो यह कहा जाता है कि या तो इमरजेंसी पर साइन करो वरना राष्ट्रपति की कुर्सी खाली करो। यह तानाशाही बहुत दिन हुई है देश में। आज भारत की सेना जो बंदूक चलाने से पहले 10,000 बार पूछती थी, आज उनको खुली छूट है कि यह सेना का निर्णय है, इसमें हम क्या करेंगे, सेना जो कर देगी हमको बताएगी, फिर हम आगे के प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। तो नरवणे साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आप इनकॉम्पिटेंट रहे कि आपने एक जनरल होने के नाते, आर्मी में सबसे बड़ा पद जनरल का है, उसके बावजूद भी आपने कोई निर्णय नहीं लिया। इसका मतलब आप में डिसीजन पावर नहीं थी। आपकी जगह मैं होता तो ठोक चुका होता अब तक 2-4 टैंक, और ठोकने के बाद तब सरकार को बताता कि रक्षा मंत्री जी ये ऐसे ऐसे इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे एंड आई हैव शॉट डाउन दीज टैंक्स चाइनीज। अब आप सरकार से बात कर लीजिए कि युद्ध कंटिन्यू करना है कि हमको। दोस्तों, आपको यह बात समझनी होगी, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो इन भाषणों पर हम नहीं डगमगा नहीं सकते। मैं आपको आगे भी दिखा रहा हूं। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, अमेरिका को सितंबर 2025 में धमकी दे चुके हैं कौन? डोवाल साहब। आपके लिए खबर निकल कर आ रही है, बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। डोवाल साहब ने 2025 में सितंबर में ही मार्को रूबियो से बात करते टाइम यह कह दिया था कि भारत को धमकाने की कोशिश ना करें, भारत धमकेगा नहीं किसी से। और रही बात तुम्हारे डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये जो तुम भाषणबाजी कर रहे हो ना कि डेड इकोनॉमी है, भारत में सिक्योरिटी नहीं है, पाकिस्तान के साथ गलत कर रहे हो, कश्मीर को इंटरनेशनल फ्रंट पर ले आओ, ये भाषणबाजी बंद कर दो, वरना ट्रेड डील की बात तो छोड़ो। ट्रेड डील के लिए क्या कहा डोवाल साहब ने कि भारत का प्रधानमंत्री झुकने के लिए तैयार नहीं है और ना भारत झुकेगा। अगर ट्रेड डील हो तो ठीक है, टैरिफ लगाने और बढ़ा दीजिए टैरिफ, कोई टेंशन नहीं है। ये मैं आपको 2025 सितंबर की बात बता रहा हूं, ये फरवरी चल रही है। और उस समय पर इन्होंने कहा था कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम उसके हटने का इंतजार करेंगे, चाहे रिपब्लिकन का है चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी का है। अमेरिका में दूसरा आदमी आएगा ना, वो तो बन चुका 2 बार, तो हम उसके हटने का इंतजार करेंगे। इसलिए हमको धमकाने की कोशिश मत करो कि तुम्हारी गीदड़ भभकियों में आकर हम डर जाएंगे। ये डोवाल साहब सितंबर में कह चुके हैं। यह बात आपको बतानी थी मुझे। ये दोस्तों, पार्लियामेंट का मंजर देखकर मुझे लगता है कि कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिड़ला साहब को भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। देखिए, किस चीज से डरे हुए हैं? इस चीज से डरे हुए हैं कि भारत कहता है कि यह सेना का अधिकार है, सेना जो करेगी देख लेंगे, आपको जैसा लगता है वैसा करिए। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, वे डायरेक्ट कहते हैं, कल ममता बनर्जी केस लड़ रही थी और दोस्तों उस पर डायरेक्ट कहते हैं तो भारत छोड़ दें। अगर आपको लगता है भारत का संविधान ठीक नहीं है, भारत में गलत हो रहा है, तो भारत छोड़ दें। या तो आपको भारत में रहना है तो भारत के संविधान का पालन करना होगा, नहीं तो देश छोड़ दीजिए। क्लियर वार्निंग है सुप्रीम कोर्ट से। सैल्यूट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस वजह से डरे हुए। लेकिन एक बात, एक दुख की बात भी है, रशिया भारत के लोगों को क्लैरिफाई कर रहा है। हमको इतना नासमझ नहीं होना चाहिए, हमको विश्वास होना चाहिए अपने देश पर। रशिया भारत के लोगों को क्लैरिफाई कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या कह रहा है रशिया? देखिए, कह रहा है कि इंडिया इज फ्री टू बाय ऑयल फ्रॉम एनी सप्लायर रशिया ऑफिशियल ऑन ट्रंप्स क्लेम। ट्रंप ने बोला है ना कि भारत रशिया से तेल लेना बंद कर देगा, मेरी बात हो गई है मोदी जी से। तो रशिया ने कहा है कि मेरे दोस्त, ये ना समझना कि तुम मुझसे तेल लेना बंद कर दोगे तो मैं मुंह फुला लूंगा, मैं जिगरी हूं। और जिगरी का मतलब है कि अगर दोस्त गलत भी करता है ना तो मैं गलत नहीं करूंगा। और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है ट्रंप के स्टेटमेंट पर, कहा है कि भारत फ्री है,
भारत ऐसा नहीं है सिर्फ हमसे तेल खरीदता है, भारत वेनेजुएला से खरीदता है, ईरान से खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है, कई देशों से तेल खरीदता है। वो फ्री है, जहां से उसको लगे वो तेल खरीद सकता है। ये रशिया कह रहा है हमारे लिए, हमको रशिया के प्रति वफादार रहना चाहिए, भारत की सरकार को वफादार रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, इंडिया वॉन्ट बी बुलिड बाई ट्रंप, डोवाल टोल्ड रूबियो गवर्नमेंट वाज विलिंग टू वेट आउट फॉर यूएस प्रेसिडेंट टर्म, सेज रिपोर्ट। रिपोर्ट ने कहा है कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप के जाने का इंतजार करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम झुक जाएंगे। कितने साल रहेगा, टैरिफ लगाने लगा ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आज का छोटा सा आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर आया था। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, मैं थोड़ा सा अभी ठीक हो जाऊंगा, आज मेरी तबीयत थोड़ी नास आ जाए, लेकिन मेरी गर्जना में कमी नहीं आएगी। तबीयत तो चलती रहती है दोस्तों, आज ठीक है कल ठीक नहीं है, लेकिन खबर पक्की होनी चाहिए और जबरदस्त होनी चाहिए। जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब करके, फिर मिलता हूं एक और नए आर्टिकल के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।